हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम हो गया भारत माता, जो कि काव्य खंड से लिया गया है। तो हम आपसे कुछ बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं थोड़ा देर, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि आप लोग भी जानते ही होंगे कि काव्य खंड से पहले गद्य खंड आते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे या करते ही हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप लोग ही जानते हैं कि काव्य खंड से पहले गद्य खंड आते हैं। तो गद्य खंड में जो 1 से लेकर 12 तक चैप्टर है, तो हमें पूर्ण आशा कि आप लोग अभी तक पूरा चैप्टर कवर कर लिए होंगे। लेकिन कोई कारण से अगर अभी तक कवर नहीं कर पाए हैं तो चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से कवर कर सकते हैं। चाहे तो आप वहाँ से जाके रीडिंग कर सकते हैं या वॉइस रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, या चाहे तो आप हर एक चैप्टर का VVI क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, नहीं कोई कारणवश नहीं कर पाते हैं, तो कोई इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप सारा कुछ कवर कर सकते हैं। वहाँ पे सारा डिटेल्स बाय डिटेल्स डाल दिया गया है, तब वहाँ से जाके आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मेन बात क्या है, इसे आप याद कर लीजिए। याद इसलिए कर लीजिए क्योंकि बिहार बोर्ड में यहाँ से आपको 10 से 15 नंबर के बीच में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। तो आपको यहीं से 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव के रूप में आपका नंबर प्राप्त हो जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिए। याद आप इस तरह से कर लीजिए, इसमें आपको याद इस तरह से करना है, जैसे कि चैप्टर का नाम हो गया, उसके बाद फिर उनकी लेखक का नाम याद कर लीजिए। तो ये तो मुझे पूरा सिंपल ही है। आप बोलेंगे इसमें नया क्या है सर, लेकिन हम इसमें आपको ये कहना चाहेंगे कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, आपको ये भी याद कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बाय मिस्टेक करके कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है वह याद नहीं करते हैं, और मालूम चलता है कि ऑब्जेक्टिव 4-5 को ऑब्जेक्टिव छोड़ के चले आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। अच्छा नंबर लाना है तो ऑब्जेक्टिव ही मेन चीज़ होता है, तो ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपको साथ में ये भी याद कर लेना है कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई। अगर हम एग्जाम्पल में बता दे तो जैसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध भाषा में लिखी गई है, विष के दांत कहानी भाषा में लिखी गई है, भारत से हम क्या सीखे भाषण भाषा में लिखी गई है। तो ठीक इसी तरह से आप याद कर लीजिए। चैप्टर का नाम हो गया, कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, और साथ में उसकी लेखक का भी नाम याद कर लीजिए। तो अब तीनों चीज़ याद कर लीजिए। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तब को यहाँ से 10 से 15 नंबर के बीच में आपका आसानी से ऑब्जेक्टिव में आप सही टिक मारकर आइएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कुछ हिंदी साधारण जनता की भाषा के बारे में कुछ बताए हुए हैं। देखो ऐसा नहीं है कि देखो पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमारा कहना क्या है, जैसे कि पूछा नहीं जाता है लेकिन हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो हिंदी भाषा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इसे एक बार एक नज़र देख ले, उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हिंदी साधारण जनता की भाषा है, जनता के लिए उसका जन्म हुआ था, और जब तक वह अपने को जनता के काम की चीज़ बनाए रहेंगे, जनचित्त में आत्मबल का संचार करते रहेंगे, तब तक उसे किसी से डर नहीं है। वह विरोधों और संघर्षों के बीच ही पली है। वह किसी राज शक्ति की उंगली पकड़कर यात्रा तय करने वाली भाषा नहीं है, अपने आप ही भीतरी शक्ति से महत्वपूर्ण आसन अधिकार करने वाली अद्वितीय भाषा है। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई थी। देखो याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बस हमारा सिर्फ यही कहना है कि यह हमारा राष्ट्रीय भाषा है। तो राष्ट्रीय भाषा के बारे में कुछ जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो भारत माता चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उनके लेखक के बारे में हम कुछ जान लेते हैं, जो कि लेखक का नाम हो गया सुमित्रा नंदन पंत, और इनके लेखक के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलो लेखक के बारे में जानते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी, जो कि उत्तरांचल में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। पिता गंगादत्त पंत कौसानी टी स्टेट में अकाउंटेंट थे। पंत जी की प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई और फिर बनारस से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई। वे कुछ दिनों तक कला कानकर राज्य में भी रहे।
उसके बाद आजीवन वे इलाहाबाद में रहे। 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में उनका निधन हो गया। पंत जी का आरंभिक काव्य प्रगति प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर प्रकट हुआ। उनके आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनाशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी है, परंतु उनके विचार उदार मानवतावादी है। उन्होंने प्रसाद और निराला के समान छंदों और शब्दों योजना में नवीन प्रयोग किए। पंत जी की प्रतिभा कलात्मक सूझ से संपन्न है, अतः उनकी रचनाओं में एक विलक्षण मृदुता और सौष्ठव मिलता है। योग बोध के अनुसार अपने काव्य भूमि का विस्तार करते रहना पंत की काव्य चेतना की विशेषता है। वे प्रारंभ से प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत हुए, फिर मानव सौंदर्य से उन्होंने समाजवाद की ओर आकृष्ट किया। समाजवाद से वे अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। वे मानवतावादी कवि थे जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे। वे अतिवादिता एवं संकरनीयता की घोर विरोधी रहे। उनका अंतिम काव्य लोकायतन है जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है। उनके प्रमुख काव्य कृतियां है उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, कुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूले, स्वर्णकिरण, युगपथ, चिदंबरा आदि। पंत जी ने नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास आदि भी लिखा। चिदंबरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ भी मिला। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि की रचनाओं में यह कविता हिंदी के यथार्थवादी कविता के एक नए उन्मेष की तरह है। प्रख्यात छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की यह प्रसिद्ध कविता उनकी कविताओं के संग्रह ग्राम्या से संकलित है। यह कविता आधुनिक हिंदी के उत्कृष्ट प्रगीतों में शामिल की जाती है। अतीत के गरिमा गान द्वारा अब तक भारत का ऐसा चित्र खींचा गया था जो ऐतिहासिक चाहे जितना रहा हो, वर्तमान को देखते हुए वास्तविक प्रतीत नहीं होता था। धन, वैभव, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ, धुंधला और मटमैला दिखाई पड़ता यह देश हमारा वही भारत है जो अतीत के कभी भव्य, सुसंस्कृत, ज्ञानी और वैभवशाली रहा था। कवि यहाँ इसी भारत का यथातथ चित्र प्रस्तुत करता है। तो यह सुमित्रा नंदन पंत द्वारा कुछ हम लेखक के बारे में जान गए और चलते हैं। तो इसके बाद हम चैप्टर की ओर चलते हैं जो कि चैप्टर का नाम है भारत माता। तो इससे पहले हम आपको बताते हैं यह वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो इसका हम मायने भी हम आपको समझाएंगे और हम आपको बता दें, अगर आप इसे एक बार सुन लेते हैं तो इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव या प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप उसे 100% आप उसे प्रश्न पूछा गया तब इसे क्वेश्चन का आंसर लिख कराइएगा, और अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप 100% उसे सही टिक मार कराइएगा। आप सिर्फ शुरू से लेकर लास्ट तक यह इसका मायने क्या होता है सिर्फ समझ लेना है, ठीक है। हालांकि हम आपको बता दें कि जैसे कि हम आप इससे पिछला ही वीडियो में बताए थे कि रीडिंग, जैसे कि कोई भी बुक रीडिंग क्यों किया जाता है, तो हम इससे पिछला चैप्टर में पूरा डिटेल्स में हम बता दिए थे कि चैप्टर क्यों रीडिंग किया जाता है। तो अभी तक अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हैं जो कि चैप्टर का नाम हो गया स्वदेशी, तो नहीं सुने हैं या वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं सुने हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहां से वह वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि वहां से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। उस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताया गया कि कोई भी बुक रीडिंग क्यों किया जाता है, उसके पीछे क्या कहानियाँ हैं, क्या एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या है। जो 400 नंबर प्लस कर लेता है या 400 नंबर के आसपास ले आता है, वैसा उसमें उस विद्यार्थी में ऐसा क्या रहता है जो 400 नंबर प्राप्त कर लेता है, जो आम आदमी नहीं कर पाता है या जो बहुत विद्यार्थी नहीं कर पाते हैं। तो उस वीडियो में सारा कुछ बताया गया है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तब प्लेलिस्ट में जाइए और वह चैप्टर आप जरूर देखिए, ठीक है। तो हम जब तक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो यह चैप्टर आपके स्क्रीन पर है, तो आप यह पूरा रीडिंग कीजिए और इसका जो मायने होता है वह हम आपको समझा देते हैं।
नहीं पढ़ोगे? हम ही पढ़े। चलो ठीक है, हम पढ़ देते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ ना आप भी स्क्रीन पर पढ़ो और जो इसका जो मायने होता है हम आपको समझाते हैं। देखो, काव्य खंड में जितना भी 12 चैप्टर है ना, ये पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कविता, कोई भी कविता होता है ना, पढ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं उतना बड़ी चीज़ नहीं। देखो, पढ़ लेना, रीडिंग कर देना कोई बड़ी बात है ही नहीं। जैसे कि आप लोग रीडिंग दो कुछ समझ नहीं पाओगे तो उससे फ़ायदा क्या होता है। कविता का मतलब होता है जो कवि है वह कविता के माध्यम से क्या वह दर्शाना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं, उसका पीछे का राज जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसका जो मायने समझ लेता है, उसके बाद वह ऑब्जेक्टिव एवं क्वेश्चन पूरे लिख के फुल एवं कहीं से भी तुम पूछ लो ना, पूरे बता देगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप हमारे साथ भी स्क्रीन पर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी के प्रतिमा उदासिनी। तो आई होप इसका मतलब आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे। तो चलो हम इसका पूरा डिटेल्स समझाते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं इस पंथ के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं। कवि पंत जी भारतीय ग्रामीणों को दुर्दशा का चित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, जहां खेत सदा हरे भरे रहते हैं, किंतु वहां के निवासी शोषण की चक्की में फंसकर क्लांत दिखाई पड़ते हैं। गंगा यमुना के जल उनकी व्यवस्था के प्रतीक है। भोले भाले किसान अपनी दयनीय दशा के कारण अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहे हैं और उदास है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नहीं समझे हो, चलो कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात है नहीं। इससे भी हम आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ठीक से समझो। कवि का कहना है कि जिन्हें भारत की आत्मा कहा गया, जिनके खेत सदा शस्य श्यामला रहते थे, आज वे दीनहीन तथा उदास अपने दुर्दशा का रोना क्यों रो रहे हैं। दिन भर खेतों में काम करने वाले अन्नदाता दुखी क्यों है। इन प्रश्नों के माध्यम से कवि ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जिस देश में गांव की संपन्नता, सभ्यता, संस्कृति आदि इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, आज हर दृष्टि में पिछड़ा एवं उदास है। अतः कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जमींदारों की शोषण के कारण ग्रामीण किसानों की दशा अति करुणाजनक है। उनकी ऐसी दशा देखकर कवि को लगता है कि गंगा यमुना का जल उन्हें व्यक्तियों में अश्रु जल है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो हम फिर अगला कोटेशन देखते हैं। दैन्य चरित अपलक नथ चितवन, अंधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषम मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धछुच्छित दोषित निर्सर्जन, मूढ़ अभ्यस अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी। तो आई होप आप समझ पाएंगे। पूरा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप इसको हल्का भी समझ पाए हो। तो चलो हम इसका मायने समझाने की कोशिश करते हो, तो उसके जरिए आप पूरा समझने का पूरा जान जाइएगा, ठीक है। कविवर पंत जी भारत माता के उन कर्मठ सपूत किसानों की दयनीय दशा एवं दुखपूर्ण जीवन के करुण कहानी प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जमींदारों एवं सूदखोर साहूकारों के पोषण ने इन्हें अति देन चेतना शून्य बना दिया। अपनी विशेषता अथवा मजबूरी के कारण अपने ऊपर हो रहे अन्याय को सिर झुकाए अपलक देखने को मजबूर है। इतना ही नहीं, वे अपने आंतरिक पीड़ा या विशेषता अंदर ही अंदर सहन करने को मजबूर है। सदियों की त्रासदी ने उनके जीवन को विषाद में बना दिया। वे अपने घर अर्थात देश में अनाधिकृत थे, अर्थात अपने अधिकार से वंचित थे। अंग्रेजी शासन की क्रूरता एवं शोषण के कारण भारत माता के 30 करोड़ संतान अर्धनग्न तथा अर्धपेट खाकर जीवन व्यतीत करने को विवश है। इनमें प्रतिकार या विरोध करने की शक्ति नहीं है। वे मूर्ख, अभ्यस, अशिक्षित, दीनहीन, पेड़ के नीचे गर्मी
वर्षा तथा जाड़ा का कष्ट सहन करते हैं। तात्पर्य यह है कि ग्रामीणों की स्थिति अति दयनीय है। वे हर प्रकार से उपेक्षित, पीड़ित, शोषित तथा तिरस्कृत है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। चलो इससे भी हम आसान भाषा में आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। कवि का कहना है कि पराधीनता काल में भारतीय किसानों यानी ग्रामीणों का जीवन अति कष्टमय था। उन्हें न तो भरपेट भोजन दिया जाता था और न ही भर दे वस्त्र ही दिया जाता था। वे शोषकों के अत्याचार तथा शोषण से इतना त्रस्त थे कि अपने व्यवस्था भी प्रकट नहीं कर सकते थे। उन्हें शोषकों तथा अत्याचारियों के हर जुल्म को नतमस्तक सहन करना पड़ता था। भारत माता की 30 करोड़ संतान शासक की क्रूरता के शिकार थे। वह हर प्रकार से पीड़ित, शोषित तथा अपमानित थे। कवि का कहने का मतलब यह है कि जिस भारत की गौरव गाथा का गांव वेदों ने किया है, जिसके ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति एवं आदर्श ने विश्व को एक नई दिशा दी थी, उसी देश के निवासी आपसी फूट, स्वार्थ आदि के कारण पराधीनता की बेड़ी में जकड़ा नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। अतः कवि लोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया है कि कृषि आर्थिक जीवन की रीढ़ होती है। कृषि पर देश का आर्थिक का विकास निर्भर करता है। इसलिए कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांव में निवास करते हैं। गांव के विकास से ही देश का विकास संभव है। इसलिए गांव के विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो हम फिर अगला कोटेशन देखते हैं। तो जो कि लास्ट का जो कोटेशन बच गया है तो वो हम पढ़ेंगे और इसका मायने समझेंगे। तो आप भी हमारे साथ स्क्रीन पर आप पढ़िए और हम इधर पढ़ कर रहे हैं तो इसका मायने भी समझाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्वर्ण शस्य पर पदतल लुण्ठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कनपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित शरदेन्दु हासनी। तो इसका मायने आप हल्का सा तो ज़रूर समझे होंगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं है। हालांकि अच्छी बुक और अच्छी दोस्ती समझ में नहीं आता है जल्दी। बड़े बड़े जो ग्रेटेस्ट मैन हुए हैं उसका कहना है कि अच्छी बुक और अच्छी किताबें और अच्छे आदमी समझने में वक्त लग जाता है। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। इससे हम आपको थोड़ा सा हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, यानी कि ठीक है। देखो इसमें उदास होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि तुम सीखने आए हो ना। तो सीखने आए हो तो इसमें उदास होने वाला कहीं कोई प्रश्न से नहीं होता है। सीखने आए हो तो उसमें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं। और पहला बार में कोई नहीं समझता है, तुम नहीं समझते हो इसका मतलब कुछ नहीं। तुम 50 से 60% अभी तक समझ पा रहे हो ना, बहुत है। क्योंकि शुरू में कोई व्यक्ति, कितना भी स्टूडेंट तो पढ़वे ही नहीं करता है। तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम इससे रिलेटेड ना तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुम जरूर बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आंसर बना को आएंगे या फिर ऑब्जेक्टिव मैट्रिक जरूर मार्क आएंगे, ठीक है। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे हम आपको थोड़ा आसानी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कवि पंत जी कहते हैं कि जिनके पके फसल सोने के समान दिखाई पड़ती है, पराधीनता के कारण वे शोषण के शिकार है, अर्थात वे परमुखापेक्षी है। वे उनके हर अपमान, शोषण, अत्याचार आदि को सहन करते हुए धरती के समान सहनशील बने हुए हैं, अर्थात वे उनको जुल्मों का विरोध न करके चुपचाप सहन कर लेते हैं, कोई प्रतिकार नहीं करते। वे क्रूर शासन से इतने भयभीत है कि खुलकर रो भी नहीं सकते। देशवासियों की ऐसी दुर्दशा और विशेषता देखकर कभी विषाद से भर जाता है कि जिस देश के वीरों की गाथा संसार में शरद पूर्णिमा की चांदनी के समान चमकती थी, आपसी वैमनस्य के कारण आज राहु ग्रसित अर्थात ग्रहण लगा अंधकार में है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। अभी भी नहीं समझा? चलो ठीक है, इससे हम और आसान भाषा में आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक से सुनो, ठीक है। हम फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कवि ने पूर्वजों के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन करते हुए देशवासियों को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि जिन्होंने अपने आन मान सम्मान के लिए खून की नदियां बहा दी थी, जिनके संपन्नता तथा
यशोद गाथा की विशाल इतिहास है। उसी देश के निवासी आपसी संघर्ष के कारण फिरंगी सरकार के अन्याय, जुल्म तथा शोषण के विरुद्ध बिना कुछ बोले धरती के समान सहनशीलता के साथ सहन कर रहे हैं। कवि देशवासियों की ऐसी प्रवृत्ति पर झींक प्रकट करते हुए कहता है कि लगता है पराधीनता ने इनके स्वाभिमान को उसी प्रकार नष्ट कर दिया है जैसे शरद पूर्णिमा की चांदनी राहु ग्रसित होने अर्थात ग्रहण लगने पर नष्ट हो जाती है। तात्पर्य यह है कि जैसे सूर्य ग्रहण लगने पर दिन भी अंधकार में हो जाता है, उसी प्रकार देशवासी पराधीनता के कारण अपनी उज्जवल गाथा को भूल गए, अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं। इसलिए कवि देशवासियों को भारत माता के प्राचीन गौरव को पूर्ण स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे पूरा। तो इसमें कुछ लास्ट का कोटेशन बचा हुआ है, वह देखते हैं, उसके बाद हम चैप्टर क्लोज कर देंगे। ठीक है, देखो, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे कि सर हम तो ये पूरा इसका जो मायने होता है हम 100% नहीं समझ पाते हो। चलो ठीक है, तो इसमें ठीक ही कह रहे बाबू, तुम ना पूरा नहीं समझ पाओगे। कहाँ से समझ पाओगे तुम ही बताओ। तुम क्लास 10th में आए हो, डायरेक्ट पढ़ रहे हो कविता। कविता पढ़ना कोई इतना आसान बात नहीं है समझ जाना। मालूम है हिंदी साहित्य कवि में PhD करने पर ही इसका जो पूरा मायने होता है, इसका जो होता है तब समझ पाओगे। इतना आसान बात नहीं है बाबू। तो तुमको देखो, तो तुम तो अभी मान कर चलो 40-50% जरूर समझ पा रहे होंगे जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं भारत माता की कहानी। तो ये तो जरूर समझ पा रहे होंगे। तो यह बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी है। ठीक है, अगर तुम एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक सुन लेते हो वॉइस रिकॉर्डिंग और इसका जो मायने समझ लेते हो, तो तुम बिहार बोर्ड के लिए यह एक तरह से जो काफ़ी है। तुमसे ना सिर्फ यही से रिलेटेड इतना ही से तुमको प्रश्न पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। हालांकि हम तुमको बता दें कि भारत माता से जैसे कि तुमको IAS हो गया, UPSC BPSC हो गया, क्लर्क हो गया, बहुत बड़े बड़े एग्जाम में भी इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो उसका जो एग्जाम का लेवल होता है बहुत हाई प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ पे जो तुम सुन रहे हो, तुम 50 से 60% तो आसपास में जान ही जाते होगा। तो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो तुम अगर एक बार में नहीं समझोगे ना, तो 2 बार में तुम समझ जाओ। 2 बार देखो, इसमें क्या है, खेलने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तुम 2 बार सुनो और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप जरूर इससे जो रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा या ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो उसे जरूर सोल्व करके आइएगा। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो ज़्यादा उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है बाबू, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं ना। अगर आप 50 से 60% समझ पा रहे होंगे और समझ ही रहे होंगे, क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। आप इतना बहुमूल्य समय और जो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या ये जो आम आदमी का बस का बात नहीं है। बहुत विद्यार्थी खेलते होते होंगे अभी, लेकिन अभी आप लोग अपना इस समय अपना पढ़ाई कर रहे हो ना, तो तुम जरूर आगे जाओगे। ठीक है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बिहार बोर्ड के लिए परिपूर्ण है। तो आपसे इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछेगा आप उसे ज़रूर बना के आइएगा। तो इसमें थोड़ा सा जो लास्ट का कुछ कोटेशन बच गया है तो उसका हम देख लेते हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बस यही इतना ही बचा हुआ है। तो हम ये भी कोटेशन देख लेते हैं और इसका मायने समझ लेते हैं। तो उसके बाद कुछ प्रश्न बच गया है। तो इसमें प्रश्न में चलो न इतना मज़ा आएगा ना कि हम बता देंगे डायरेक्ट इसमें क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, चलो तो ये कोटेशन हम पढ़ते हैं और आप हमारे साथ ज़रूर पढ़िए। एक बात तो फिक्स है, आप लोग मेहनत करने वाले हो, कि कभी पढ़ाई कर रहे हो ना, इतना ज़रूर है कि आप लोग मेहनत कर रहे हो। और हमें आप पर पूरा विश्वास है कि आप लोग एक दिन ज़रूर अपने गोल को अचीव कीजिएगा और अपने नाम रोशन कीजिएगा और साथ में अपने देश का भी नाम रोशन कीजिएगा। ठीक है, तो हम अगला कोटेशन देखते हैं। तो आप भी हमारे साथ स्क्रीन पर पढ़िए। तो यह कोटेशन जो है शुरू से लास्ट तक आप पढ़िए और इसका मायने हम आपको समझाते हैं। जी नहीं, इस बार हम नहीं पढ़ेंगे, आपको वीडियो को रोको और इसका तुम पढ़ो पूरा, क्योंकि तुम लोग भी एक्टिवेट होगो ना यार। गलती करने से डरो मत। ठीक है, गलती करने से डरो मत। हम एक शब्द में बोल दिए ना, गलती करने से नहीं डरना है। वीडियो रोको और शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा कोटेशन पढ़ो और हम इसका मायने समझाते हैं। तो चलो हम 10 सेकंड का समय देते हैं। पूरा पढ़ो वीडियो रोककर, उसका फिर हम मायने समझाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। तो आशा है कि आप लोग पढ़ाई किए होंगे। नहीं पढ़े हो, अभी भी नहीं पढ़े हो, बैक में जाओ, वीडियो रोको, पढ़ो। तो चलो हम इसका मायने समझाते हैं, ठीक है। कवि पंत जी कहते हैं कि अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण से लोग उदास, निराश एवं हताश है, यानी वातावरण में घोर निराश छाई हुई है। देशवासियों की ऐसी मन स्थिति पर कवि आश्चर्य प्रकट करते हुए कहता है कि जिसके मुख की शोभा की उपमा चंद्रमा से दी जाती थी, या फिर जहां गीता जैसे प्रेरणादायी ग्रंथ की रचना हुई थी, उस देश के लोग अज्ञानता और मूढ़तावश पराधीन है। अतः लेखक के कहने का तात्पर्य है कि स्वार्थ के कारण लोग दूषित, अपमानित, पीड़ित है। उन्हें अपने आप की पहचान नहीं है। कवि लोगों को गीता में दिए गए उपदेशों का स्मरण कराते हुए भारत माता को बंधन मुक्त कराने की सलाह देता है। कवि गांधी के प्रयास की सफलता पर आशा प्रकट करते हुए कहता है कि अहिंसा जैसे महान मंत्र का संदेश देकर लोगों के मन का भय, अज्ञान एवं भ्रम का हरण कर भारत माता की स्वतंत्रता की प्राप्ति का संदेश दिया। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो देखो बाबू, हम तुमको तो पहले ही बता दें कि तुम 100% नहीं समझ पाओगे। अगर तुम 50 से 60% भी समझ पा रहे हो तो यह बिहार बोर्ड के लिए बहुत है, ठीक है। तुम घबराओ नहीं। तुम अगर 50-60% समझ पा रहे हो ना, तो बिहार बोर्ड के लिए बहुत हो गया है। यानी कि तुम इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन एवं ऑब्जेक्टिव बनाकर आ जाओगे और तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम 100% भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। चलो इसको ना और हम थोड़ा सा आसान भाषा में आपको समझा देते हैं, ठीक है। कवि आक्रोश प्रकट करते हुए कहता है कि जिस धरती पर अधर्मियों का अंत करने के लिए कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ा था, आज उस देश के वासी अपनी सारी ज्ञान गरिमा का विस्मरण कर मूढ़तावश पराधीनता के क्रूर काल पास में जकड़ा हुआ दीनहीन तथा अपमानित है। इसलिए कवि लोगों को सारे भ्रम भय का त्याग कर अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए तत्पर हो उठ खड़ा होने का आह्वान करता है। कवि आशा प्रकट करते हुए कहता है कि गांधी का वह संदेश सफल होने वाला है, क्योंकि उन्होंने अहिंसा रूपी स्तन का अमृत जैसा दूध पिलाकर अहिंसा का संदेश देकर लोगों के मन का भय भ्रम दूर कर भारत माता के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अतः कवि ने देशवासियों को अहिंसा रूपी अस्त्र के महत्व को समझाते हुए यह संदेश देना चाहा है कि समग्र के विकास से ही देश का विकास संभव है। इसलिए उनका विकास आवश्यक है जिन पर आर्थिक विकास निर्भर करता है, अर्थात गांव के विकास पर ध्यान देना अनिवार्य है। तो यह चैप्टर समाप्त हो गया है। तो आई होप हमें आप पे पूरा विश्वास है कि आप पूरी तरह से समझ पाए होंगे जितना हम समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आपको यानी कि डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। अरे बहुत स्टूडेंट को हम देखते हैं कि पढ़ाई कर एक तरह से हम क्या तुमको बोले, काव्य खंड तो पढ़ भी नहीं करता है गधा सब कहीं के। आप पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि आप एक तेज विद्यार्थी हो, आप अपने लक्ष्य की ओर पूरे ध्यान आकर्षित किए हुए हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो चलो इसमें कुछ प्रश्न बच गया है, उसके बाद हम देख लेते हैं, उसके बाद कुछ हम बातचीत करेंगे, उसके बाद फिर हम चैप्टर समाप्त हो ही गया है समाप्त। चलो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर। तो इसमें 7-8 प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें आपको सभी प्रश्न याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ सही सुन रहे, इसमें चूकने वाला कोई बात है ही नहीं। आपको सभी प्रश्न याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसमें से सिर्फ क्या है ना, सिर्फ इसमें से दो ही ऐसा प्रश्न है जो इस बार नहीं तो उस बार, उस बार नहीं तो उस बार, यानी कि आप 2-3 साल के अंतराल करके सिर्फ ऐसा है 2 ही प्रश्न है, सो बार बार घुमा घुमा के पूछा जाता है, जिसे आप VVI क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यार पूरा क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। देखो हमारा क्या करना है, जब मेहनत ही करना है तो सही डायरेक्शन में मेहनत क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि गलत डायरेक्शन में मेहनत करने से कुछ बड़ा रिजल्ट हासिल होने वाला है नहीं। अगर हम मेहनत ही कर रहे हैं तो सही डायरेक्शन में मेहनत करना बहुत अच्छी बात हो जाती है, ठीक है। देखो ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं बताते हैं। देखो हम तुमको पहले बता दें कि हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से इसमें जितना 6-7 प्रश्न है ना, हम सभी बताते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें से निम्नलिखित विग्रह करते हुए समाज स्पष्ट करें, हम ये भी
बताते हैं, ठीक है। तो हम यानी कि हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम सारा कुछ कवर कराते हैं। 6-7 प्रश्न का जितना इसमें प्रश्न रहता है सभी प्रश्न का हम उत्तर बताते हैं। फिर इसमें जो जो बच जाता है कविता के आसपास क्या होता है ये भी हम समझाते हैं। तो ठीक है, हम कहने का मतलब हम एक शब्द में बोले तो हम व्हाइट शब्द के माध्यम से हम आपको सभी कुछ बताते हैं। लेकिन जो VBI क्वेश्चन है जो इस बार पूछा जाएगा, ठीक है, तो उस पर हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यार देखो, जब मेहनत ही करना है तो सही डायरेक्शन में मेहनत करना चाहिए। हमारा बस इतना ही कहना है और कुछ नहीं। गलत डायरेक्शन में मेहनत करने से कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो इससे ज़्यादा हम कुछ बातचीत नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह वीडियो ऑलरेडी ही लंबा हो गया है। हालांकि हमारे हाथ में नहीं होता है कि वीडियो लंबा होना है कि शॉर्ट होना है, क्योंकि यह तो चैप्टर पर डिपेंड करता है कि कौन चैप्टर कितना लंबा होता है। कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो 20 मिनट का ही, कोई 15 ही मिनट का ही वीडियो बनता है, कोई ऐसा है कि 30 मिनट भी प्लस चला जाता है। तो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए हम बोर्ड के माध्यम से यह प्रश्न को हम हल करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा VBI क्वेश्चन है। यह प्रश्न देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे आप बोर्ड के माध्यम से, क्योंकि हम एक अलग चैप्टर बना के बोर्ड के माध्यम से हर एक चैप्टर का हर एक VBI क्वेश्चन आंसर और उससे जो रिलेटेड जो पूछा जाता है हम सारा कुछ व्हाइट बोर्ड के माध्यम से कवर करके और फिर हम प्लेलिस्ट में डाल देते हैं। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आप वहाँ पे जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। जाते जाते आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कुछ शब्द निधि है। तो आपको बोलिएगा कि सर शब्द निधि तो हम क्या करें। आपको करना कुछ नहीं है बाबू, इसे आप 2 से 3 बार पढ़ लो और सिर्फ छोड़ देना है। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो परीक्षा में नहीं पूछा से जाता है इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हम नहीं पढ़े, ठीक है। तुमको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इसका जो मेन रिजल्ट होता है, इसका क्या फ़ायदा होता है वो तो आपको जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा हिंदी सब्जेक्ट का परीक्षा देने के लिए, तो इसका क्या महत्व होता है परीक्षा देते समय आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम हालांकि इसके बारे में कुछ ज़्यादा विषय नहीं बात करेंगे, तो हमको आपको सिर्फ इतना ही करेंगे। आप स्क्रीन पर है तो 2 से 3 बार पढ़ लीजिए और इसे छोड़ दीजिए। याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन नहीं पूछा जाता है इसका मतलब ज़रूर पढ़े क्योंकि आपको प्रश्न में यह बहुत हेल्प करता है शब्द निधि। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आप इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप लोग तो यार इतना समझदार आदमी हो क्योंकि इतना समय दे रहे हो अपने पढ़ाई के पीछे, और देना ही चाहिए क्योंकि एक गोल अचीव करने के लिए यार एक बार 1 साल का तो ही बात है, एक बार मेहनत कर लो, उसके बाद अच्छा रिजल्ट लाओ और अच्छा सा कॉलेज में एडमिशन कराओ और फिर अपना सपने को पूरा उज्जवल भविष्य के साथ आगे बढ़ो और यह देश का भी नाम रोशन करना और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करना, ठीक है। तो आई होप यार 1 ही साल का तो बात, हम तुमसे क्या बात करें, इतना बोलो 1 ही साल का बात। मेहनत करो, खेलने से कुछ नहीं होता है। जितने बड़े बड़े महान इंसान जो इस धरती पर आए हैं तो वो सब क्या है, मेहनत करके इतना आए। किसी का बायोग्राफी पढ़ने की कोशिश करो, महान आदमी का बायोग्राफी पढ़ने का कोशिश करो, तुमको पता चल जाएगा कितना संघर्ष करने के बाद वह एक महान आदमी बन पाए हैं। तो ऐसे नहीं देखो तुम खेलते रहोगे तुम एक दिन महान अचानक बन जाओगे, ऐसा तो कुछ नहीं होता। मेहनत करना ही पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे और हमें आप पे पूरा विश्वास है कि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आप एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। तो आप मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और रेगुलर पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं कीजिए कि 10 दिन सप्ताह में 1 दिन 12 घंटा पढ़ लिया और 2 दिन गायब हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई का मतलब होता है 5 से 6 घंटा रोज़ पढ़ो, कम ही पढ़ो लेकिन रेगुलर रहो। पढ़ाई में रेगुलर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो 5 से 6 ही घंटा पढ़ो और रेगुलर रहो, ठीक है। बस हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से इस चैप्टर का VBI क्वेश्चन आंसर एवं जो अगर आप अदर चैप्टर का भी VBI क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो वहाँ भी वो सब मिल जाएगा, ठीक है। अगर कुछ हम आपको बता दें कि अपलोड नहीं हुआ है तो हमारा टीम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और वीडियो वह अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो चैनल इसलिए सब्सक्राइब किया जाता है क्योंकि हम इस चैप्टर का जो हम VBI क्वेश्चन आंसर क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है यानी कि सारा डिटेल्स बताएंगे, और जितना हम क्लास 10 से रिलेटेड तुमको ऑब्जेक्टिव यानी कि कुछ भी प्रश्न ऐसा बताएंगे तो तुमको नोटिफिकेशन मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नोटिफिकेशन जितना जल्दी तुमको मिल जाएगा उतना अच्छा है, नहीं तो मालूम चलेगा कि परीक्षा का एग्ज़ाम 10 दिन बचल है तब तुमको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो कोई फ़ायदा होने वाला है ही नहीं पढ़ाई का मतलब, ठीक है। इसलिए
इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। और देखो चैनल सब्सक्राइब करने का मतलब ही होता है नोटिफिकेशन, यानी कि जो तुम चाहते हो उसका नोटिफिकेशन उस यूट्यूब चैनल के रिलेटेड से तुरंत मिल जाए, इसलिए यूट्यूब सब्सक्राइब किया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे और पहले से भी जानते ही होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम आज के चैप्टर में या वीडियो कह ले अब, ठीक है, इतने ही रहने देते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गलती करने से नहीं घबराना है, लाइफ में बहुत बार गलती होता है, फिर खड़ा होना है, फिर आगे बढ़ना है, गलती करने से नहीं डरना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग पूरा समझ पा रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।